आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हमारी अगली जो संकल्पना आती है वो आती है आगम मान्यता संकल्पना। इसकी बात भी थोड़ी बहुत पहले जो अध्याय था उसमें की गई थी, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। आसान है, लेकिन कुछ लोग हैं, अगर आपने लेखांकन पहले नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आप दूसरे नजरिए से सोचा करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि नजरिया बदल रहा हो, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आसान है। आगम क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। आगम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो किसी भी कंपनी व्यवसाय के पास रेवेन्यू कहां से आता है? वो कोई सामान अपना बेच दे। अगर कोई वस्तु बना रही है, साबुन की कंपनी है, साबुन बना रही है, तो जब साबुन बिक रहा है तो उसको रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से साबुन के साथ साथ दूसरी चीज क्या हो रही है? कोई कंपनी सेवा बेच रही है, जैसे बैंक्स हैं तो बैंकिंग बेच रही है। ठीक है, आप अपना पैसा रख रहे हो तो वहां पर जो आपको सेवाएं मिल रही है, इंटरनेट बैंकिंग, 50 तरह की चीजें मिल रही है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो बहुत सारी जो भी आपको सेवाएं दे रहे हैं वो भी आपको क्या हो गया, बेच रहे हैं, तो उनकी भी क्या हो रही है, आगम हो रहा है, उनके लिए रेवेन्यू आ रहा है। उसके नजरिए से देखिएगा। अब आ जाता है आगम मान्यता। यहां पर इकोनॉमिक्स में और लेखांकन में, अकाउंटिंग में थोड़ा सा टर्म्स का अंतर है। यहां पर हम बोल लेते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन किसको बोलते हैं? कि आपको, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु बेची, मेरा साबुन की मेरे पास दुकान है, मैंने साबुन बेचे और आपने बोला कि इसका पैसा आप अगले महीने दोगे। तो अब जो मैंने आज साबुन बेच दिया आपको, वो मैं आज गिन लूं कि मेरे साबुन बिक गए, मुझे पैसे मिलने चाहिए, या फिर 1 महीने बाद जब आप मुझे पैसे देंगे तब गिनूं, तो कब मुझे गिनना चाहिए? तो कई लोग सोचेंगे यार जब पैसा मिले तब देखो, है ना, जिस दिन पैसा आपको मिल रहा है। लेकिन मैं सोचूंगा कि नहीं, बेच तो मैंने आज ही दिया। तो अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन आपने सामान बेच दिया, जिस दिन आपने बेच दिया, उस दिन आपको पैसे मिलने का एक कानूनी अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? कानूनी अधिकार, विधि सम्मत अधिकार है आपका। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। विधि सम्मत क्या है? आपका अधिकार हो गया। तो जब जिस दिन आपका अधिकार हो जाए कोई चीज मिलने का, तो वही दिन आपका माना जाता है कि उस दिन पैसे आ गए। ठीक है, तो आज आपने भले ही उधार पर बेचा हो, इसलिए जो उधार भी है ना वो आज का ही आप काउंट करोगे, जो आज बिका है, इसलिए उधार को भी, जैसे समझ के ना, सीधी सीधी बात है। मान लीजिए उल्टे तरफ से देखते हैं, मुझे कोई पैसा देना था, मेरी दुकान है, दुकान का किराया मैं भी दिया करता हूं, तो जो दुकान का किराया मुझे आज इस महीने देना है, मान लीजिए अभी चल रहा है जून 2020, अब जून का पैसा मुझे 30 जून तक दे देना है, कई जगह एडवांस चलता है। अब मैं जून का दे ही नहीं पा रहा हूं, मैं दे रहा हूं जाकर के सितंबर में, तो मैं अपने खाते में, दुकान के खाते में, मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैंने इस महीने इतना खर्च कर दिया, भले ही पैसे अभी नहीं दिए, पैसे मैं दूंगा बाद में, लेकिन क्यों? क्योंकि किसी दूसरे का मुझसे पैसे लेने का अधिकार है, तो मुझे अपने पैसे इसी महीने में काटते हुए दिखा देना अकाउंट्स में, भले ही मैं पैसे आज ना दूं। समझ गए आप? तो ये हो जाता है विधि सम्मत को हम लोग बोलते हैं लीगल। तो अगर आपका लीगल राइट हो गया तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो चीज रेवेन्यू हो गई, वो चीज, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग नोट करेंगे उसी टाइम पर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा। ये मैंने बोला था टर्म्स अलग होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कि आप रेवेन्यू को कब पहचान रहे हो? कब पहचान रहे हो? जिस टाइम पर आपको लीगल राइट मिल जा रहा है, या फिर किसी और को लीगल राइट मिल रहा है, तो आप उसको एक्सपेंसेस में, अपने व्यय में, अपने खर्चे में गिन लोगे। इकोनॉमिक्स में ज्यादा आसानी से समझ में आता है। इकोनॉमिक्स में 2 चीजें बोली आती हैं, मैं बता देता हूं, कंफ्यूज कभी मत होना। यहां पर इसको रियलाइजेशन बोल देते हैं, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं 2 चीजें, एक होती है अर्न। ठीक है, आपने पहले कमाया और फिर आपने रियलाइज किया। तो अगर मैंने साबुन बेच दिए तो अर्न तो मैंने आज ही कर लिया। क्या कर लिया? आज ही अर्न कर लिया, मतलब जो मुझे करना था मैंने वो काम कर दिया। लेकिन रियलाइजेशन मुझे तब होगा उस दिन जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे। ये चीज इकोनॉमिक्स में है, कंफ्यूज नहीं होना, ये इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहां पर रियलाइजेशन उसी को बोल देते हैं जिस दिन आपने साबुन बेच दिए। क्यों? क्योंकि आपको लीगल राइट मिल गया। समझ गया? तो ये हमारा अब इसी में दोनों साइड का हम लोग उदाहरण देख लिया, एक्सपेंसेस का भी देख लिया, रेवेन्यू का भी देख लिया है। मतलब जिस दिन आपका लीगल राइट का ट्रांसफर हो रहा है ट्रांजैक्शन का, उसी दिन आप या तो उसको रेवेन्यू मानोगे या एक्सपेंडिचर मानोगे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक कैटेगरी रहती है, मतलब आप उसी दिन का खर्चा काउंट करोगे या उसी दिन के लिए आय मानोगे। समझ गए आप? ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, अब इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद के साथ साथ एक चीज ये समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ब्याज से भी आपको रेवेन्यू मिल सकता है, लाभांश से भी मिल सकता है, रॉयल्टी से भी मिल सकता है। ये क्यों लिखा हुआ है? देखिए, जो कंपनी वस्तु या सेवा बना करके बेच रही है वहां से तो रेवेन्यू मिल ही रहा है, लेकिन हो सकता है कंपनी के पास पैसे बहुत इकट्ठे हो गए और कंपनी का जो फंक्शन है वो सारे चल रहे हैं, तो कंपनी अपने ज्यादा पैसे को कहीं पर निवेश कर देता है, तो उस पर आपको ब्याज मिल जाएगा।
कंपनी ने अपने पैसे किसी ऐसी जगह पर बेच दिए, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो दूसरी कंपनी को जब फायदा हो रहा है तो वो लाभ का अंश बांटती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, तो वो भी यहां से पैसा मिल सकता है आपको। रॉयल्टी, कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है, बुक्स का पब्लिकेशन है या फिर कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें कॉपीराइट वाले इश्यूज भी हो जाते हैं, तो वहां से भी एक तरह की फी कलेक्ट होती रहती है और वैसी रॉयल्टी भी आ जाती है, तो वहां से भी पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो ये पैसा तब मिल रहा होता है, देखिए ऊपर वाला पैसा तो आपको सीधे सीधे कंपनी के जो मुख्य गतिविधि है उससे मिल रहा है, ये वाला कंपनी के संसाधनों का कहीं कोई और प्रयोग कर रहा है, इस वजह से आपको पैसा मिल रहा है। तो ये आगम हो गया था, आगम मान्यता भी हो गई थी। अपवाद क्या होते हैं? अपवाद में समझ लो यार, कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं। कंस्ट्रक्शन समझते हैं रोड बनने का। अभी दिल्ली में 2 रोड्स हैं, एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये हमारा दिल्ली है मान लीजिए, तो यहां पर एक ऐसी रोड बनाई गई लगभग 135 किलोमीटर की, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और ये यहां पर आपका ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया। तो ये जो वेस्टर्न पेरिफेरल है ना, बहुत सालों से बन रही थी, 10 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए थे, हालांकि अब बन के तैयार हो गई है, और ये एक्सप्रेसवे है तो इनको दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और ये हरियाणा सरकार बना रहा था, बहुत समय से बन रहा था, 15 साल हो गए। तो अब जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो उसमें क्या होता है मालूम है? जैसे मान लीजिए ये माना जाता है कि 10% आपका काम पूरा हो गया तो आपको 10% का पेमेंट हो जाता है, फिर आपने 15% पेमेंट काम कर लिया तो 5% का और आपको पेमेंट हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, जब इतने बड़े लंबे समय के चीजें चल रही होती हैं, तब उसमें हम पूरा काम होने से पहले ही टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा होता है, तो वहां कोई रेवेन्यू मान लेते हैं। समझ गए आप? क्योंकि वो काम इतने लंबे समय की अवधि के लिए फैला हुआ है। तो एक तो वो अपवाद होता है। दूसरा अपवाद होता है, कुछ चीजों को हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है हायर परचेज। क्या बोला जाता है? हायर परचेज। हायर करना समझते हैं? हायर करना मतलब होता है कोई चीज आपने किराए पर ले ली है, और हायर परचेज का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज है वो एक तरह से इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। इंस्टॉलमेंट समझते हो? ईएमआई समझते हो? कि जैसे आपने कोई चीज है बेच दी, अब आपको कोई दूसरा इंसान जिसने खरीदी आपसे, वो आपको हर महीने पैसे दे रहा है, तो हर महीने अगर मान लीजिए वो उसने कहा है कि वो 20 महीने में आपको पैसे दे देगा, तो जब आपने बेची वो चीज, मान लीजिए ऐसे समझो यार, आपने 20,000 की चीज बेची, कितने की? 20,000 की, और आपने बोला 0% ईएमआई पर है। कितने पर है? 0% ईएमआई, मतलब इससे कोई ब्याज नहीं लोगे, और वो इंसान बोलता है कि आपको हर महीने 1,000 रुपए देगा, तो वो अगले 20 महीने तक आपको हजार रुपए देता रहेगा, तो आपके 20,000 रुपए पूरे हो जाएंगे। तो उस स्थिति में आज आपने बेच दिया है, तो आपको मानना तो ये चाहिए नॉर्मली कि 20,000 रुपए मैंने आज ही आपने सामान बेचा है, तो आपको पूरा 20,000 का प्रॉफिट आज ही हो रहा है। प्रॉफिट नहीं, जो आपका रेवेन्यू है, जो आपकी आगम है। लेकिन इस वाले केस में जब आप इंस्टॉलमेंट पर ही बेच रहे हो, तो हम ये मानते हैं कि 1,000 रुपए इस महीने का मिला, अगले महीने भी 1,000 मिला, उसके बाद भी 1,000 मिला, वहां पर ही मैं नहीं मानेंगे कि एक साथ सारी चीजें मिल गई। तो ये इसका अपवाद है। इसी में अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। तो फिर अगली संकल्पना आती है आगम और व्यय मिलान की संकल्पना, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। बहुत आसान है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि किसी भी टाइम पीरियड के जो रेवेन्यूज हैं उनको उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस से मिलाया जाएगा। किससे? जो आगम है, और उसी समय काल के व्यय से, तब हम उस समय के लिए लाभ और हानि निकाल पाएंगे। तो होता क्या है? ये होता है लाभ और हानि ज्ञात करने हेतु किसी अवधि विशेष में आगामों को, ठीक है, किसी अवधि विशेष के लिए बात हो रही है, और क्या करना है? हमें लाभ और हानि निकालना, ये उद्देश्य था, का मिलान उसी अवधि के सिर्फ संबंधित खर्चों से करना है। अब यहां पर संबंधित खर्चों से करना है, सिर्फ जो लिखा हुआ है ना वो आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए मेरा कपड़े की दुकान है, और कपड़े की दुकान पर मैंने कुल मिलाकर के इस साल के लिए 10 लाख रुपए का सामान खरीदा। कितने का खरीदा? 10 लाख का। ठीक, अब जो 10 लाख का सामान खरीदा था उसमें से मैंने 5 लाख का सामान बेच दिया, और 5 लाख को जो सामान बेचा वो बेचा मैंने कितने में? 7 लाख रुपए में। कितने में बेचा? 7 लाख में। ठीक, तो अब ऐसा नहीं करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए कि हम बोलेंगे यार हमने देखो 10 लाख का सामान खरीदा था और सब मिलाकर के बेचा कितने का है? 7 लाख का। ठीक है, तो मैं तो बोल दूंगा 3 लाख का नुकसान हो गया। तो क्या ये बात सही है? 3 लाख का नुकसान हो रहा है क्या? हानि हो रही है क्या? सोचिए। अब आप यहां को ये समझ में आना चाहिए कि 10 लाख का तो टोटल सामान था, 5 लाख का ही सामान आपने बेचा है, 5 लाख का सामान अभी आपके पास पड़ा हुआ है। तो यहां पर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS लिखा जाता है। तो जो सामान आपने बेचा है 7 लाख रुपए का, उसको कितने में खरीदा था? वो खरीदा था 5 लाख में। तो आप क्या करोगे? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू मतलब जो आपने बेच करके पैसे कमाए वो कितने हो गए? 7 लाख। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप पूरा नहीं खर्चा करोगे, जो कुछ सामान आपने खरीदा सब नहीं घटाओगे, सिर्फ वो सामान जो उससे संबंधित है, जो आपने बेच दिया।
तो आपने अगर कोई कंपनी फैक्ट्री है मान लीजिए बनाने की, कुछ बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, तो आपने बहुत सारी चीजें खरीद के रखी हुई हैं, उसमें से थोड़े सारा भी कुछ बना करके आपने कंज्यूम नहीं कर लिया है, काफी चीजें बन करके बल्ब तैयार हो गए हैं, जो बल्ब आपने बेच दिए हैं उनको बनाने में जो खर्चा आया था आप उसको ही देखोगे, बाकी तो भी आपके पास पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बात करते हैं। इसका मतलब मैचिंग प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा, पहली चीज उसी टाइम पीरियड का, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड का खर्चा है और आप मतलब इस टाइम पीरियड के लिए आपको निकालना है लाभ और हानि, तो आपने आगम तो इस टाइम पीरियड के ले लिए हैं, खर्चे पिछले साल के भी ले लिए जो हमने इस साल पे किए हैं, वो नहीं होगा, इसी साल के खर्चे देखे जाएंगे, इस साल में क्या आया और इस साल में क्या गया, ठीक है। और उसमें भी सिर्फ संबंधित, ऐसा नहीं कि मैंने आगे के लिए भी कुछ चीज खरीद ली, क्यों, क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो तो आपकी परिसंपत्ति हो गई ना भाई। 10 लाख में जो आपका 5 लाख भी बचा हुआ है वो तो आप आगे यूज कर पाओगे, तो उसका फ्यूचर कैश इनफ्लो होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपके लिए परिसंपत्ति हो गई, तो उसको नहीं गिनेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इसमें क्या अगला आ जाता है, अगला जो पॉइंट आ जाता है वो क्या जाता है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। पूरा प्रस्तुतिकरण दो, पूर्ण प्रस्तुतिकरण रखो, किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो लेखांकन से सूचना निकल करके आ रही है, वो आप सब कुछ बताओ। क्या मतलब हुआ, आराम से सही सूचना दो, पर्याप्त दो और पूर्ण दो। ये है, क्यों करना ही है, देखो हर चीज का क्या मतलब है पहले समझ लो यहां पर, उसके बाद से हर चीज में, हर कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्यों बताया है, नोट्स में आपको एक्सप्लिसिटली मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, अर्थ जो भी कॉन्सेप्ट है, फिर वो कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा अगली लाइन में। तो यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, कंपनी होती है, कंपनी में कौन कौन होता है यार, कंपनी में एक तो कंपनी का मालिक अलग है, या मालिक भी एक नहीं है, बहुत सारे मालिक हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के पास शेयर है। मान लीजिए मेरे पास ओएनजीसी के शेयर है, ओएनजीसी भारत की एक सरकारी कंपनी है, तो मैं भी उस कंपनी के थोड़े से हिस्से का मालिक हो गया, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही कंपनी में मालिक इतने सारे हैं, फिर इन्वेस्टर जो कंपनी में अलग से निवेश करके आ रहे हैं वो लोग भी अलग हैं, कोई बैंक ने उसको लोन दे रखा है, एक बैंक ने नहीं बहुत सारी बैंक ने लोन दे रखा है, तो इतने सारे लेनदार हो गए। और उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी से उधार पैसा ले रखा है, देनदार अलग हो गए, कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अलग हैं, वो प्रबंधक हो गए, तो इतने सारे लोग हैं, यानी समझ लो एक जो पूरा सिस्टम चल रहा है उससे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सारे लोगों को सूचना चाहिए और सारे लोगों को अलग अलग तरह की सूचना चाहिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, हर इंफॉर्मेशन पूरी तरह से देनी होगी, एकदम सिंपल सी चीज हो गई। और ये जरूरत है क्योंकि सब कुछ अलग अलग करना है, समझ लो ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें बहुत सारी सूचना आ रही होती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनका फर्क पड़ रहा है और हमारे पुराने दिए गए प्रारूप में वो चीज डायरेक्टली फिट नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग फुट नोट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, फुट नोट्स। फुट नोट समझते हैं, फुट मतलब होता है पैर, तो पेज का जो पैर होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक, वहां पे छोटा सा ऐसे आपने देखा ना एस्टेरिक्स लगा करके छोटा सा स्टार बना करके लिख देते हैं, तो वहां पे नोट्स क्यों बना दिए जाते हैं कि वो एक ऐसी जानकारी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैटेरियल इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, मैटेरियल इंग्लिश में, मतलब वो ऐसी जानकारी है अगर वो पता चलेगी तो उससे निर्णय लेने में कुछ अंतर पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसी कोई भी जानकारी जिससे सूचना के किसी भी उपयोगकर्ता के कंपनी से या व्यवसाय से संबंधित निर्णय में कोई भी अंतर पड़ जाए, वो हमारे लिए मैटेरियल फैक्ट है। और वो बात हमें बताना हमारी जिम्मेदारी है, एक लेखापाल की तरह, एक अकाउंटेंट की तरह। और इसके लिए अगर हमें प्रारूप में वो चीज डायरेक्टली फिट नहीं हो रही है या हमने कुछ परिवर्तन किया, तो हम उसको नोट्स में, फुट नोट्स में कुछ ना कुछ हम उसके साथ और चीजें लिख करके बता देंगे, कोई चीज छूटे ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें ये चीज, कोई भी जो महत्वपूर्ण चीजें वो ना छूटे, इसलिए जो हमारा कंपनीज एक्ट था ना 1956 में, फिर 2013 में बना, उसमें एक प्रारूप दे रखा है कि जब भी आपको लाभ और हानि खाते की जानकारी देनी है और तुलन पत्र की देनी है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की, तो उसको एक निश्चित प्रारूप है, उसी प्रारूप में आपको देना पड़ेगा, है ना, जिससे कि कोई चीज छूटे ना। तो सरकार भी ये चीज इंश्योर करना चाहती है। तो ये हो गए हमारे बाकी के कॉन्सेप्ट्स। अब 4 और कॉन्सेप्ट जो आपकी किताब में दे रखे हैं वो बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेंगे अपने अगले वीडियो में। इसके नोट्स आपको हमेशा की तरह हर वीडियो की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ये सारी चीजें बहुत आसान है, लेकिन इन सबको समझना बहुत जरूरी है, समझ लो ना। और हमसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, तो क्योंकि थोड़ा नंबर ज्यादा है, 13-14 कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, अच्छा इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, तो नाम ही से समझ में आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोग जो चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्या गलती क्या हो रही है ना। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना लेकर के आ रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट आपको मिल पाए, सारे ही लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।